आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 23 अगस्त बुधवार के मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशबू कुमार। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव 2 दिन से ठप है क्योंकि किसान केंद्र सरकार के एक फैसले से नाराज है। तो क्या मांग कर रहे हैं किसान और सरकार का वर्जन इस पर क्या है, यहीं से पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एमपी के बुंदेलखंड में चुनावी अभियान का शंखनाद किया और जातीय जनगणना का वादा कर गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जातीय जनगणना का भी कराएंगे। तो क्या है चुनावों में ऐसे वादे का महत्व और कांग्रेस इसके सहारे क्या पाना चाहती है, पूछेंगे वहां मौजूद रिपोर्टर से। और आखिर में बात जापान की, जो कल से पैसिफिक ओशन में बड़ी मात्रा में जहरीला पानी छोड़ने जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में जहरीला पानी छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी जापान को और इसके असर क्या होंगे, आखिर में बात इस पर भी होगी। लेकिन दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले 60 सेकंड हेडलाइंस आइए सुनते हैं शुभम तिवारी से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक भारत की यात्रा पर होंगे। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर करेगा सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा करने में सफल हुआ तो भारत ये करने वाला पहला देश बन जाएगा। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आने वाले सालों में दुनिया का ग्रोथ इंजन बनकर उभरेगा। जल्द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की भी की बात। 28 अगस्त को नहीं निकलेगी विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा। नूह एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिली इजाजत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज चुनावी राज्य राजस्थान के दौरे पर। कल मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना का किया था वादा। और दिग्गज क्रिकेटर और जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान रहे हीथ स्ट्रीक का निधन। 49 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। एशिया का सबसे बड़ा प्याज का मार्केट, जो महाराष्ट्र के लासलगांव में है, 2 दिन से बंद है। कारण केंद्र सरकार का एक फैसला है जिसमें प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 40% कर दी गई है और ये साल के अंत तक जारी रहेगा। अब इस फैसले पर किसान 2 दिन से महाराष्ट्र में हड़ताल पर हैं। कल से इसका असर मध्य प्रदेश भी पहुंचा। मध्य प्रदेश के रतलाम में विभिन्न किसान संगठनों ने मंडियों में नीलामी बंद करवाकर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि कुछ लोग प्याज पर लगाए गए निर्यात शुल्क को लेकर गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये फैसला किसानों के भले के लिए ही है। व्यापारी कह रहे हैं कि इससे प्याज की कीमतें बढ़ेंगी और प्याज की खरीद में कमी आएगी। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री जी दादा भूसे, जो PWD विभाग देखते हैं, उनका प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर बयान भी आया। उनका कहना था कि जो लोग प्याज नहीं खरीद सकते, अगर वे 2 से 4 महीने इसे नहीं खाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर किसान कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले से उनका नुकसान है। तो क्या है किसानों का वर्जन और किस तरह केंद्र का ये फैसला किसानों को नुकसान कर रहा है, समझने के लिए हमने बात की महाराष्ट्र में इंडिया टुडे मैगजीन के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट धवल एस कुलकर्णी से। देखिए, पहले हमें ये जो प्याज की जो इकोनॉमी है उसे समझना होगा। अगर देखा जाए तो प्याज के 3 सीजन होते हैं टोटल। ये जो पहला होता है खरीफ सीजन, तो जून जुलाई के आसपास जो ये जो है बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर के दरमियान हार्वेस्टिंग हो जाता है, उसे कहते हैं पोळ कांदा। उसके बाद लेट खरीफ होता है जिसे कहते हैं रांगड़ा कांदा, जिसका सोइंग होता है सितंबर अक्टूबर के आसपास और हार्वेस्टिंग होता है दिसंबर जनवरी। और उसके बाद जो प्याज होता है उसे, जो रबी क्रॉप होता है, उसे कहते हैं उनाळी कांदा, और उसका सोइंग सोइंग जो है दिसंबर जनवरी के आसपास होता है और हार्वेस्टिंग होता है मार्च अप्रैल के आसपास। अब ये जो पहले 2 वैरायटीज मैंने आपको बताए हैं, पोड़ा रांगड़ा, उसकी दिक्कत यह है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा समय वो टिक नहीं पाता है। पर ये जो समर क्रॉप है जो अभी मार्केट में है, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होने के कारण 4 से 6 महीने तक ये टिक जाता है। अभी दिक्कत ये हुई कि जब ये खेत में थे ये प्याज, तो उस वक्त बारिश हो गई। उस बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ प्रोडक्शन में। दूसरी बात ये थी कि जो क्रॉप भी आया तो क्रॉप भी डैमेज था। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ड्यूरेबल होता है, ये जो प्याज होता है वो ड्यूरेबल होता है, तो उस वजह से लोग किसान क्या करते हैं कि पहले
रखते, स्टोर करते हैं उसे, और जैसे जरूरत है उस तरीके से वो बेचते हैं व्यापारियों को। तो ये उस बार वो नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि प्याज डैमेज हो चुका था, तो उनको लगा कि अगर हम ज्यादा समय अपने पास रखेंगे तो और खराब हो जाएगा, हमें भाव नहीं मिलेगा। तो शुरुआत में उन्होंने जल्दी में प्याज बेच दिया। अभी दिक्कत यह है कि जब प्याज के भाव ऊपर जा रहे थे, तो उस वजह से, और ये देखिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में चुनाव भी है। और आपको याद होगा कि इसके पहले 1990s में जब एनडीए की सरकार थी, तो इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई प्याज की कीमतें बढ़ने के कारण। तो शायद उस वजह से होगा कि एक्सपोर्ट पर एक 40% ड्यूटी लगाई गई, इसलिए कि प्याज एक्सपोर्ट ना हो और डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल हो। तो उसका परिणाम यह हुआ कि किसानों को जहां भाव मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, तो वो बंद हो गया। इसी वजह से किसान बहुत चिढ़े हुए हैं, व्यापारी चिढ़े हुए हैं। धवल जी, एक चीज़ ये भी समझाएं कि सरकार के इस फैसले की और क्या असर है? अगर किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें नुकसान है, तो फ़ायदा किसे हो रहा है? देखिए, दिक्कत यह है कि जैसा मैंने कहा कि किसान ये तय नहीं कर सकता है कि उसके जो प्रोडक्ट है उसका रेट क्या होगा, और वो बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, आज अगर किसान को 4 पैसे मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अभी कंज्यूमर्स जो है, उन्हें भी तैयारी रखनी चाहिए ना पैसे देने की। और ये जो कह रहे हैं कि अभी ये कहा जा रहा है कि 2 लाख मीट्रिक टन प्याज वो खरीदेंगे, तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या वो ओपन मार्केट मार्केट से खरीदेंगे या तो फार्मर सोसाइटी से खरीदेंगे, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो फाइन प्रिंट उसमें काफी होगा। देखिए, मुझे याद है कि जो शेतकरी संगठन के प्रमुख थे शरद जोशी, तो वो ऐसा कहते थे कि जब उन्होंने 1980s के दशक में, 1980 के दशक में, जब प्याज उत्पादित करने वाले किसानों के लिए आंदोलन शुरू किया था नासिक जिले में और पुणे जिले में, तो उस वक्त प्याज की कीमत थी 1 रुपया 1 किलो के पीछे। और उस वक्त जो बालकनी का टिकट आता था सिनेमा हॉल में, तो उसकी भी कीमत 1 रुपए थी। तो वो कहते थे कि आज, मतलब अभी वो तो गुजरे हुए काफी समय हो गया, वो कहते थे कि उस वक्त अगर बालकनी का टिकट 100 रुपए हो गया है, तो प्याज की कीमतें भी 100 रुपए होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ ये था कि कहीं ना कहीं किसानों को पैसा मिलना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया धवल। उपभोक्ता मामलों के सचिव हैं रोहित कुमार सिंह। उन्होंने कहा कि सरकार ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का फैसला किया है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करता है। साल 2021 में भारत ने 26.6 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन किया था। 24.2 लाख मीट्रिक टन के साथ चीन दूसरे नंबर पर था और तीसरे नंबर पर था इजिप्ट। और अब महाराष्ट्र से करते हैं मध्य प्रदेश का रुख। झांसी की रानी के शौर्य से बुंदेलखंड की समस्याओं को ढकते नेता अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन कम बार होता है जब किसी सियासी मजलिस में बुंदेलखंड की समस्याओं को एड्रेस किया जाए। अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग हो या उस इलाके में पानी की समस्या, आज भी ये समस्याएं प्रदर्शनों की वजह हैं। अब मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव नजदीक है, तो इस इलाके की समस्या का जिक्र जरूर आ जा रहा है। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे मध्य प्रदेश के सागर को बुंदेलखंड इलाके का सेंटर कहा जाता है। खड़गे ने कई वादे किए, जिनमें से एक वादा था जातीय जनगणना का। सियासी विश्लेषकों ने कहा कि नई बात और नया वादा है ये मध्य प्रदेश की राजनीति में। इस पर आए, लेकिन उससे पहले बुंदेलखंड के इस इलाके में कांग्रेस के पुराने प्रदर्शन को जान लेना जरूरी है कि यहाँ पिछली बार 26 सीटों में से 15 बीजेपी के हिस्से आई थी और कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। तो इस बार कांग्रेस इसे बेहतर करना चाहेगी ताकि सत्ता की राह आसान हो। अब जब चुनाव नजदीक हैं, तो इस इलाके में राजनीतिक समीकरण किस ओर हैं और कांग्रेस के लिए अभी भी स्थिति कैसी है, पूछा मैंने मध्य प्रदेश के भोपाल में आज तक रेडियो रिपोर्टर हेमेंद्र शर्मा से। जी देखिए, जहाँ तक बुंदेलखंड का सवाल है, बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था 2018 में, और 9 सीटें ही कांग्रेस को मिल पाई थी वहां से। और वहां पे एक जो अभी दिख भी रहा है वो ये है कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का एक अच्छा खासा वर्चस्व है, जिसको अट्रैक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सागर आए थे। वहां पे उन्होंने संत रविदास के मंदिर का शिलान्यास भी किया। 100 करोड़ रुपए की लागत से उस पूरे कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। तो कुल मिला के कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि आज भी जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो
सागर आए, वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और SC ST कम्युनिटी और OBC कम्युनिटी को टारगेट किया। तो कोशिश इनकी ये है कि किसी भी तरीके से जो है बुंदेलखंड की जो सीटें हैं वहां पे मैक्सिमम सीटें कांग्रेस अपनी तरफ लाए। जहां तक आज की इस पोजीशन की बात है, 2018 में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अभी जो है स्थिति जो है शहरी क्षेत्रों में थोड़ा ऐसा जरूर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है एज हो, क्योंकि जैसे सागर प्रॉपर में उनका मेयर भी है और ट्रेडिशनल सीटें उनकी वहां रही है। लेकिन ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी फाइट में है और चेंज जो बदलाव का जो एक बात कही जा रही है पूरे बुंदेलखंड में, उससे सागर भी अछूता नहीं रहेगा। जी, और जो अब असल सवाल है मैं उस पर आ रही हूँ जिसकी कल से चर्चा है। जातीय जनगणना का वादा कल कर गए हैं खड़गे वहाँ पर। तो इस वादे का कितना रेलेवेंस है राज्य में और कांग्रेस इसके ज़रिए क्या पाना चाहेगी? जी देखिए, जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है, कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने सागर में एक बार फिर से कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि जो रिसोर्स एलोकेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से किया जा सके। मेन टारगेट जो है OBC वर्ग है, जो कहा जा रहा है कि लगभग 50 से 55% के बीच मध्य प्रदेश में है और रिजर्वेशन उस हिसाब से उनके लिए नहीं है। जब कमलनाथ की सरकार 15 महीने के लिए बनी थी तो उन्होंने 27% OBCs के रिजर्वेशन लागू करने के लिए कानून लाया था, लेकिन वो कोर्ट में गया मामला, वहां से लागू नहीं हो पाया। इसकी वजह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच लड़ाई भी हुई। तो ओवरऑल कोशिश जातीय जनगणना के माध्यम से जातीय समीकरण को चुनावों में अपने पक्ष में बैठाने की है और उस कोशिश ना केवल वो कोशिश मध्य प्रदेश तक सीमित है बल्कि पूरे भारत वर्ष में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो हिंदू पोलराइजेशन या राम टेम्पल मूवमेंट के बाद जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो कंसोलिडेट किया था, उस वोट बैंक को तोड़ने का जो एक अटेम्प्ट जो है ये जातीय जनगणना के माध्यम से किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमेंद्र शर्मा। और अब जापान की बात। यहाँ की सरकार ने फैसला लिया है कि जापान अपने खराब हो चुके फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर को 24 अगस्त से यानी एक दिन बाद पैसिफिक ओशन में छोड़ना शुरू करेगा। सालों से चल रहा ये मामला पिछले महीने ही UN से निपटा था। 2 साल से कई देशों के विरोध की वजह से ये फैसला अटका हुआ था क्योंकि इससे पैसिफिक ओशन और कई देशों के नुकसान की बात थी। जापान में मछुआरे भी इसके विरोध में थे। फिर इस मामले की जांच संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने शुरू की। 2 साल तक जांच चलती रही और फाइनली मंजूरी मिलने के बाद जापान ने ये तय किया है कि इस 1 मिलियन मीट्रिक टन खराब पानी को समंदर में छोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरह का पानी है ये और इतने दिन से ये स्टोर्ड क्यों था। हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रकाश केरे से। देखिए, जब करीब 12-12.5 साल पहले जब ये डिजास्टर हुआ था तो आपको पता है कि प्लांट का पानी और ये सारा वहाँ पे बहुत बाढ़ आ गई थी, बहुत तरीके का वहाँ कई तरीके के विस्फोट हुए, आग लगी, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो वो जो रेडियो एक्टिव पानी था उसको रोक दिया गया क्योंकि वो पहले तो आप पता करेंगे कि उसमें रेडिएशन का लेवल क्या है, उसको क्या बाहर समंदर में बहाएंगे तो उसका क्या असर होगा। फिर इस बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, एटॉमिक कमीशन जो है वो उसको मॉनिटर करता है, दुनिया भर में जितने भी एटॉमिक और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चलते हैं तो उसका अपना एक गाइडलाइंस है कि रेडियो एक्टिविटी की मात्रा कितनी रहेगी, कितना कम रहेगा तो हम उस पानी को समंदर में छोड़ सकते हैं। तो ये एक तो प्रोसेस चल रहा था और अभी उन लोगों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से है और अब इस पानी को समुंदर में छोड़ा जा सकता है। पहले साउथ कोरिया से भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आया था, लेकिन अभी साउथ कोरिया ने भी बोल दिया कि हम संतुष्ट हैं जो पानी का रेडिएशन है। तो अब जो है जापान उसको छोड़ रहा है, लेकिन इस जो करीब 1 मिलियन टन से ज्यादा पानी है तो वो छोड़ने में भी एक समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से जो है वो पूरा पानी जो है प्रशांत महासागर में डाल दिया जाएगा, तो थोड़ा समय लगेगा इसमें। प्रकाश जी, इसको लेकर जो विरोध है कई देशों का वो कितना जस्टिफाइड लगता है, कितने ज़्यादा नुकसान हैं जापान के इस फैसले के? अब देखिए, अब नुकसान तो जब होगा तब अंदाजा लगेगा, लेकिन इतना तो सबको पता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन है तो वह
समुद्री जीव जंतुओं को प्रभावित कर सकता है, मछलियों को प्रभावित कर सकता है, और भी जो फूड मटेरियल निकलते हैं वह डिस्टर्ब हो सकता है। जो मछुआरे जाते हैं समंदर में उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो आसपास के इलाके के मछुआरे हैं तो वह इस बात से डर रहे हैं, और स्वाभाविक डर है कि जैसे आप मान लीजिए कि जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो अगर आपको पता चल जाएगा कि यह सब्जी या यह मछलियां जो हैं गंदे नाले से या तालाब से निकाली जा रही हैं या कॉन्टामिनेटेड हो सकती हैं या कुछ उनमें बीमारी हो सकती है, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे उस जगह से जहां से आ रहा है वहां की चीजों को। जैसे कि आप देखते हैं कि जब कोई भी पशु पक्षी का कोई भी बीमारी जब चलती है तो हम लोग आमतौर पे लोग भी बोलते हैं कि भाई थोड़ा परहेज करिए, मत खाइए अभी। और लोग अपने डर से भी कि स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुंचे, लोग खाना छोड़ देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जो वहाँ के मछुआरे हैं या वहाँ के जो खेतिहर लोग हैं, अगर उनको ये उनके ऊपर ये ठप्पा लग जाएगा कि ये इस इलाके में है जहाँ फुकुशिमा का जो है प्रदूषित पानी जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उन इलाकों में है, तो हो सकता है कि लोग उनको खाना बंद कर दें। तो वो अपने मार्केट को लेकर चिंतित हैं। चाइना, हांगकांग, मकाऊ इन जगहों पर जापान से बहुत खाने पीने की चीजें जाती हैं, समुद्री मैरीन फूड्स मटेरियल। तो चाइना ने बोला है कि हम इसको एक तो जांच करेंगे, हम पाबंदी लगा सकते हैं। तो आप जब पाबंदी लग जाएगी अगर चाइना की तरफ से, तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं, जो कारोबारी हैं और जो मछुआरे हैं, उनके धंधे पे आफत आ जाएगी। तो वह एक मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश केरे। और अब वक्त हो गया है देश दुनिया के अखबारों से रूबरू होने का। सुनते हैं शुभम तिवारी से। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग। सभी प्रमुख अखबारों का जो पहला पन्ना है वो चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी खबरों से पटा पड़ा है। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि विक्रम लैंडर आज शाम 6:04 पर सतह पर कदम रखेगा। इसरो के अभियान पर पूरी दुनिया की निगाहें इसलिए क्योंकि साउथ पोल पर सबसे पहले किसी एक देश के लिए उतरने का मौका है। इस मिशन की सफलता के लिए देश में अलग अलग जगहों पर हवन कराए जा रहे हैं। उसकी भी तस्वीरें कुछ एक अखबारों में हैं। अब एक खबर और बड़ी इंटरेस्टिंग की भारत में चलने वाली कारें कितनी सुरक्षित हैं, अब यह भारतीय एजेंसी ही तय कर सकेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का लॉन्च किया और ये एजेंसी 1 अक्टूबर से सेफ्टी रेटिंग देना शुरू करेगी और पुणे के चाकन में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कारों का क्रैश टेस्ट किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। यहाँ ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग को उन्होंने कल संबोधित भी किया और पीएम मोदी आज ब्रिक्स देशों के जो लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। और कुछ खबरें और मैं बता रहा हूँ, जैसे दैनिक भास्कर से भारत चीन सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईटीबीपी की 4 नई बटालियन और नॉर्थ ईस्ट में तैनात की जाएगी और इन्हें 47 नई चौकियों पर भेजा जाएगा। सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश की 34 पोस्ट पर इनकी तैनाती होगी। दरअसल भारत और चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है और इनमें अरुणाचल में 1126 किलोमीटर और सिक्किम में 220 किलोमीटर हिस्सा आता है। और कई एक बार भारत और चीन के बीच में इन इलाकों में तनातनी की स्थिति बन जाती है। एक खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 से 10 सितंबर तक भारत की यात्रा करेंगे। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरिन जेन पियरे, उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन और G20 के जो साझेदार वैश्विक मुद्दे हैं उससे निपटने के लिए चर्चा की जाएगी। इसमें क्लाइमेट चेंज से लेके यूक्रेन संघर्ष से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत होगी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पढ़ रही हूँ, प्याज पर जो निर्यात शुल्क 40% तक बढ़ा दिया गया है, इस मुद्दे पर इस समय महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। हमने आज का दिन में बात भी की है। अब वहाँ पर सरकार ने जल्दी से डैमेज कंट्रोल किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया है। इसकी खरीद 2410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि कस्टमर्स और किसान
दोनों ही उनके लिए कीमती हैं और उन्होंने किसानों से ये अपील की है कि वे चिंता ना करें और अपनी जो उपज है वो अच्छी कीमत पर बेचें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात सबसे पहले खुशबू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से, जहां कल 14 घंटे से अधिक लंबे समय तक एक ऑपरेशन चला और ये सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में करीब 900 फीट की ऊंचाई पर एक केबल कार लटक गया और ये जो इलाका है वो बहुत ही पहाड़ी इलाका है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ आसपास सड़कें नहीं हैं और बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। केबल कार का इस्तेमाल यहाँ पर लोग एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ पर पहुँचने के लिए करते हैं। तो इसी केबल कार पर सवार 8 लोग फंस गए अचानक से और फिर बड़ी मशक्क़त के बाद देर रात उन 8 लोगों को बचा लिया गया। एक खबर यह है कि लंदन का जो ऐतिहासिक इंडिया क्लब है वो अगले महीने बंद हो जाएगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि इसे तोड़कर आलीशान होटल बनाया जा रहा है और ये वो जगह है जहां 1930 से लेकर 1940 के दशक के बीच भारत के जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनका जमावड़ा लगता था और ये ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के बिल्कुल करीब है। खबर एक सूडान से, यहाँ अप्रैल में जो लड़ाई शुरू हुई, यहाँ भूख से अब तक लगभग 500 बच्चे मर चुके हैं और जिनमें राजधानी जो खार्तूम है वहाँ पर एक सरकार की ओर से जो अनाथालय संचालित होता है उसके भी 2 दर्जन बच्चे हैं और ये जानकारी सेव द चिल्ड्रन करके एक हेल्प ग्रुप है उन्होंने दी है। इसके अलावा 31,000 से अधिक बच्चों को कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों की वजह से दिक्कतें हो रही हैं और इलाज की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कल थाईलैंड में एक अहम घटनाक्रम हुआ है। यहाँ फ्यू थाई पार्टी के श्रेथा थाविसिन ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कल बहुमत हासिल कर लिया और वे अब थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। संसद में जो कुल 727 सदस्य हैं उनमें से 482 ने श्रेथा के पक्ष में वोटिंग की। इससे हुआ यह है कि मई में चुनाव के बाद से जो गतिरोध बना हुआ था, कानूनी तकरार की स्थिति थी और सांसदों की खरीद फरोख्त का मामला था, वो सब कुछ अब समाप्त हो गया है। और आखिर में बात कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जो जंगलों में आग लगी हुई है, वहाँ से अब तक 27,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है और 35,000 से अधिक लोगों को निकाला जाना बाकी है। करीब 400 जगहों पर ये आग फैली हुई है और इस जंगल की आग लगातार बढ़ती जा रही है जिससे कई हजार लोग प्रभावित हुए हैं। और अब चलते चलते जान लेते हैं 23 अगस्त का इतिहास। तो नासा ने 10 अगस्त 1966 को ऑर्बिटर 1 लॉन्च किया था और आज ही के दिन यानी 23 अगस्त 1966 को ऑर्बिटर 1 ने धरती की फोटो भेजी थी और ये चांद की कक्षा से धरती की पहली फोटो थी। और इंटरनेट के इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। आज ही के दिन 1991 में दुनिया की पहली पब्लिक वेबसाइट लॉन्च की गई थी। तब से हर साल आज ही के दिन यानी 23 अगस्त को इंटरनेट डे मनाया जाता है। 1456 में आज ही का दिन था वो जब जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने बाइबल की पहली कॉपी छापी थी। तो आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।